हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान का जो अनसॉल्व पेपर है, ठीक ना। भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर कौन सा चल रहा था आपका? सेट नंबर 6 चल रहा था, ठीक ना। सेट नंबर 3, 2, 1, 4, 5 हो चुका है। और वन शॉर्ट वीडियो भी बन चुका है। अगर वन शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पर सारी वीडियो पढ़िए। तो ये देखिए सेट नंबर 6 आपका चल रहा था। सेट नंबर 6 में आपका प्रश्न नंबर 5 तक हो चुका था, ठीक ना। पूरा हो चुका था। प्रश्न नंबर 6 अभी हमको कराना है, ठीक है। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए। जो मेरा नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है 746, देखिए यहाँ पर 7460012763, ठीक ना। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग हल की तरफ। यहाँ पर देखिए सॉल्व करके हम लिख लिए हैं और आपको समझाना है सिर्फ। यहाँ पर देखिए एक सी धारिता के संधारित्र को क्यू आवेश तथा वी विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा यू प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत में अलग करके उसके प्लेटों के बीच पूर्णतया के परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित के नए मान की गणना कीजिए। किसके नए मान की गणना करना है? देखिए पहला है धारिता बताना है, दूसरा विभवांतर बताना है, तीसरा आवेश बताना है, चौथा विद्युत क्षेत्र बताना और पांचवा आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला देखिए यहाँ पर नई धारिता क्या होगी। यहाँ पर देखिए पहले से धारिता क्या है? सी है, ठीक है। तो नई धारिता आपकी क्या होगी? सी डैश होगी। अगर उसमें परावैद्युतांक के लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू सी। नई धारिता आपकी निकल गई ना। नई धारिता क्या होगी आपकी? सी डैश इक्वल टू के इंटू सी होगी, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर परावैद्युतांक भर दिया गया है संधारित्र संधारित्र को हटाकर, ठीक ना, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, दूसरा विभवांतर निकालना है। यहाँ पर देखिए नया आवेश हम लोग देखिए पहले ये तीसरी पॉइंट निकाल लेते हैं। तीसरी पॉइंट नया आवेश। आवेश क्या होगा? नया आवेश आपका क्यू डैश होगा, क्योंकि पहले से क्यू रहा होगा तो अब क्या हो जाएगा? क्यू डैश हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू डैश इक्वल टू क्यू, क्योंकि यह संधारित्र का प्लेट है, इसे क्यू आवेश से आवेशित किया जा रहा है, ठीक है। आवेश नहीं बदलेगा। यहाँ पर हम पूरा डिटेल में लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये आपका संधारित्र प्लेट है, ठीक ना, क्या है? यह एक संधारित्र प्लेट है। इसे किससे आवेशित कर किया जाता है? क्यू आवेश से इसको आवेशित किया जा रहा है। तो इसका जो आवेश होगा वह नहीं चेंज होगा। इस कारण इसका जो नया आवेश होगा क्या होगा? क्यू डैश इक्वल टू क्यू ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तीसरी पॉइंट है, तीसरा आपको निकालना है विद्युत विभवांतर। यहाँ पर ये वाला है विभवांतर निकालना है। तो नया विभवांतर देखिए वी डैश मान लीजिए, वी डैश इक्वल टू क्यू अपान सी डैश, यानी कि वी इक्वल टू होता है क्यू अपान सी, तो डैश लगाएंगे तो वी डैश इक्वल टू क्यू अपान सी डैश हो गया, ठीक है। तो सी सी इक्वल टू आपका क्या होता है? क्यू अपान वी होता है ना। सी इक्वल टू क्यू अपान वी होता है। तो ये वहीं से आपको मिला है कि सी वी यहाँ से निकाल वी, अगर हम लोग वी बराबर करेंगे तो सी नीचे आ जाएगा, तो क्यू अपान सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि क्यू अपान सी इक्वल टू वी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपान सी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि के जो परावैद्युतांक है इसकी मोटाई के बराबर, तो यहाँ पर क्यू अपान यहाँ पर के परावैद्युतांक लग जाएगा तो के इंटू सी डैश हो जाएगा। तो वी डैश इक्वल टू नया जो आपका विभवांतर आएगा वी डैश इक्वल टू वी अपान के आएगा, वी डैश इक्वल टू वी अपान के आएगा, ठीक है। तो ये आपका नया विभवांतर आ गया। आगे चलते हैं। दूसरी पॉइंट जो है आपकी चौथी पॉइंट है विद्युत क्षेत्र और पांचवी पॉइंट है विद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर चौथी पॉइंट है देखिए नया वैद्युत क्षेत्र। नया वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे ई, जो वैद्युत क्षेत्र होता है ई होता है। अब नया वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो ई डैश लिखेंगे, ठीक है। ई डैश इक्वल टू वी डैश अपान में डी, ये फार्मूला होता है वी डैश अपान में डी जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? परावैद्युतांक हम लोग नया लिखेंगे, जो परावैद्युतांक है पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पर वी अपान में के डी हो जाएगा, ठीक ना। परावैद्युतांक जब लगाएंगे के, तो वी अपान में क्या हो जाएगा? के डी। और वी अपान में डी इक्वल टू होता है ई, तो यहाँ पर वी अपान में डी की जगह पर ई रखेंगे, तो यहाँ पर ई डैश इक्वल टू हो जाएगा ई अपान में के, ठीक है। तो
ये अपन आपका वी डैश इक्वल टू ई अपान में के आ जाएगा, ये परावैद्युत है, ठीक है, नया वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद पांचवें पॉइंट है नया विद्युत स्थितिज ऊर्जा। नया जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम लोग दर्शाते हैं यू से, ठीक ना। उसका फार्मूला होता है 1/2 सी और वी का स्क्वायर। तो यहाँ पर डैश लगाएंगे, वहाँ पर 1/2 सी डैश वी डैश का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, वी डैश का स्क्वायर, इसको 12 मत कहिएगा, वी डैश का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर 1/2, ये क्या है के क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/k सी और इंटू में v/k और इंटू में v/k। तो यहाँ पर ये के है, ठीक है, ये के है, के सी है। तो यहाँ पर देखिए जो सी डैश है इसका मान अब हम लोग निकाले तो कितना आया था, के इंटू में सी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर के सी लिख दिए और वी डैश का मान आया था v/के। तो v/के इंटू में v/के, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। के से के, एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी, और वी स्क्वायर अपान में के बचेगा। तो यहाँ पर देखिए u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर अपान में के, ठीक ना। ये आपका नया विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है, u इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का अथवा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 का अथवा, सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है। जो सेल है और बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है, किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा पूछा है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन पूछा है कि जो ये संयोजन होते हैं किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों उपयोगी होता है ये भी बताना है। तो हम बताएंगे सब, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। तो पहला ये आपका सेल। सेल देखिए किसे कहते हैं और बैटरी किसे कहते हैं, अंतर पहले पूछा है तो ये देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक सेल, देखिए प्राथमिक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक सेल का मतलब समझ रहे हैं, प्राथमिक सेल जो होता है आपका वो सेल होता है जो खराब हो जाता है, यानी कि एक बार यूज करने के बाद उसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते, यानी कि रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि उसको बैटरी चार्जर द्वारा चार्ज नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल। जैसे जो घड़ी में सेल लगता है वही सेल, ठीक ना, उसको हम बोलेंगे प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल को हम लोग सेल कहते हैं। इनका एक बार निरावेशन के पश्चात पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। उदाहरण मरकरी सेल जो आप लोग सेल यूज करते हैं उसकी, ठीक ना, वो भी आपका एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए बैटरी किसे कहते हैं। बैटरी तो आपको पता है, द्वितीयक सेल को बैटरी कहते हैं, ठीक ना। द्वितीयक सेल को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। इनका निरावेशन यानी कि ये जब डिस्चार्ज हो जाती हैं होने के पश्चात आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे आप लोग फ़ोन की बैटरी है, उतर जाती है तो तुरंत चार्जर खोज देते हैं और चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये बैटरी जो है एक प्रकार से ये द्वितीयक सेल है, ठीक है। द्वितीयक सेल में आपकी बैटरियाँ आ जाती है। उदाहरण में शीशा संचायक सेल, ठीक ना, बैटरी की बात की जा रही है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, पूछा है श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, इस प्रकार से जुड़ा रहता है, ठीक ना। जो आपका यहाँ पर देखिए ई है और ये N1 है, N2 N3 है, ठीक ना। जैसे कि R1 है, R2 है, R3 कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई। अब यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है, इधर से जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर कुछ लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, माना सेल का विद्युत बल, विद्युत वाहक बल जो है क्या है, N/E है, ठीक ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जब इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला R1 + R2 + R3 और ये डैश 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 एन आर तक, ठीक ना, कहाँ तक जाएगा, एन आर तक जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध एन आर है और कुल प्रतिरोध जो आपका आएगा आर प्लस ये कैपिटल आर, ठीक ना, कैपिटल आर प्लस एन आर स्मॉल आर, ठीक। अब देखिए धारा, जब हम लोग इसका धारा का फार्मूला जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध, इसका फार्मूला बनाएंगे हम लोग। तो आई इक्वल टू आएगा कुल विद्युत वाहक बल क्या, आई एन ई, यानी कि ये जो यन है ये पूरा यन, N1 N2 यन, ये क्या यन के बराबर है, ठीक ना। तो यन और ये ई, ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। आई इक्वल टू N/E अपान में आर प्लस में स्मॉल एन और स्मॉल आर इंटू में, ठीक है। अब देखिए जब कह रहा है कि कैपिटल आर जो है बहुत बड़ा है, किससे, आर्यन से, तो ये आर्यन जो हो जाएगा आपका नगण्य हो जाएगा, यानी कि नामात्र हो जाएगा।
कि वो मान लीजिए बस नाम का है, ठीक ना, है ही नहीं। यहाँ पर देखिए तब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा पूरा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ई अपान में आर हो जाएगा। अब देखिए श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध आर की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध एन आर नगण्य है। इस स्थिति में धारा का मान अधिकतम प्राप्त होगा, ठीक ना, जो धारा का मान होगा वो क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। आगे चलते हैं हम लोग समांतर क्रम में संयोजन। अब देखिए समांतर क्रम में आप जानते हैं कैसे लगते हैं, ऐसे प्रकार, इस प्रकार से सेल जुड़े होते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे समांतर क्रम में। और जो ऊपर वाला था वो क्या था, श्रेणी क्रम था। आगे देखिए यहाँ पर धारा समान होने धारा समान होने पर श्रेणी क्रम और धारा भिन्न होने पर समांतर क्रम। तो धारा इसमें क्या थी, समान थी, इसमें क्या है, भिन्न है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगता है, 1/r वाला, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3। समांतर क्रम में इस प्रकार का फार्मूला लगेगा। और जो श्रेणी क्रम होता है उसमें कौन सा लगता है, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माना सेल का विद्युत वाहक बल E है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, 1/r1 स्मॉल r1 इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डैश डैश एन बार, ठीक है। कितनी बार, एन बार, यानी कि एन कोई संख्या है, जितनी बार भी ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1/r डैश इक्वल टू एन अपान में आर हो जाएगा, ठीक ना, एन अपान में आर हो जाएगा, क्योंकि सभी का ये आर ही माना गया है, ठीक ना, आर। अब देखिए आर डैश जब निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये तो ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आर बट्टे में यन हो जाएगा। तो आर डैश इक्वल टू आर बट्टे में स्मॉल आर बट्टे में स्मॉल यन। कुल प्रतिरोध जब निकालेंगे तो आर प्लस में स्मॉल आर अपान में स्मॉल यन। जैसे कुल प्रतिरोध उसमें निकाले थे उसी प्रकार इसमें है। तो धारा आई इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध, ये फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू ई, कुल विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, कुल प्रतिरोध क्या है, आर प्लस स्मॉल आर बटे में यन है। तो अब देखिए फार्मूला यहाँ पर बन गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेकर लगा देंगे तो यहाँ पर एन जाएगा, तो एन आर प्लस में आर पूरे के बटे आपका एक स्मॉल एन हो जाएगा। अब ये स्मॉल एन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा तो आई इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू ई अपान में एन इंटू आर प्लस में स्मॉल आर। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका समांतर क्रम में संयोजन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरी पॉइंट है जो, अब देखिए यहाँ पर उसमें कुछ अगर लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है तो सेलों से धारा अधिकतम प्राप्त होती है, ठीक ना, धारा क्या होगी, अधिकतम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर वो उस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है मिश्रित क्रम में संयोजन, यानी कि इस इसमें क्या किया गया है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। तब देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जब अगर हम लोग मिश्रित क्रम लेंगे तो इस प्रकार का फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ लिखेंगे यहाँ पर, माना एक पंक्ति में सेल का विद्युत वाहक बल यन ई है, स्मॉल एन और कैपिटल ई। यम पंक्ति समांतर क्रम में है, जो यम पंक्ति आपकी है वो क्या है, समांतर क्रम में है, ये वाली जो पंक्ति इस प्रकार से, ठीक है। एक पंक्ति में सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल एन आर है, स्मॉल एन इंटू आर है। स्मॉल एन पंक्ति में सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखिए 1/r1 1/r और एन आर प्लस में 1/nr प्लस में 1/nr डैश डैश एम बार। अब देखिए ये कह रहा है कि जो इस प्रकार से लगे हुए हैं, इस प्रकार से दिख रहे हैं आपको ऐसे, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये क्या आपका समांतर क्रम है और ये क्या आपका श्रेणी क्रम है, ठीक ना। तो दोनों क्रम है, यानी कि ये मिश्रित क्रम हो गया, यानी कि संयोजन समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को मिलाकर बनाया गया है। तो ये कौन सा क्रम हो गया आपका, मिश्रित क्रम हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये समांतर क्रम में और इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बनेगा, 1/r1 इक्वल टू एम अपान में एन आर। तो यहाँ पर r1 आर डैश निकालेंगे, r1 कर आर डैश निकालेंगे तो एन आर अपान में एम आ जाएगा। कुल प्रतिरोध आपका देखिए आर प्लस में एन आर अपान में यम, तो एम इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एम आर प्लस में एन आर, ठीक ना। धारा आई निकालेंगे, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल आपका एन ई है और कुल प्रतिरोध आपका कितना है, ये एम आर प्लस में एन आर बटे में स्मॉल एम। तो ये आप रख देंगे यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा ये, तो ये हो जाएगा एम एन ई,
एम एन ई बटे में एम आर प्लस में एन आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा धारा आई का मान। अब देखिए धारा का अधिकतम अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए एम इंटू आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होना चाहिए। जो एम आर प्लस एन आर है इसका जो ये है, ठीक है, इसका मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम यानी कि कम होना चाहिए, तब आपका जो धारा आई होगा वो अधिकतम आएगा। तो यहाँ पर जो नीचे दिया गया है, यहाँ पर ये जो नीचे दिया गया है इसका मान कम रहेगा और इसका मान ज़्यादा रहेगा, तब ये क्या आ जाएगा, धारा अधिक आएगी। ठीक है और यहाँ पर न्यूनतम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले से अगर हम लोग चलेंगे तो देखिए बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab से। अब देखिए यहाँ पर एम आर प्लस एन आर है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है ए ये देखिए आपका क्या है, रूट में ले लीजिए, इसको रूट में लेंगे तो स्क्वायर करने में, जैसे देखिए अगर ये रूट में है तो स्क्वायर करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा तो यही चीज़ आएगा, इसका स्क्वायर होगा रूट हटेगा तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे कि दोनों ओर से बराबर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, रूट में 2mr आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये रूट में एम आर माइनस रूट में एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर लेकर जाएंगे तो प्लस में आएगा, रूट में एम आर बराबर में रूट में एन आर। अब देखिए यहाँ पर एम आर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो एम आर बट्टे एम आर इक्वल टू एन आर, तो एम आर इक्वल टू एन आर आ गया। तो एम का आर का मान जब निकालेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा, एन आर बटे में एम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चल यहाँ पर देखिए आपका जो एम आर इक्वल टू एन आर आ गया, यानी कि एन आर की जगह पर एम आर रख सकते हैं, जो समीकरण 1 था उसी में। ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग एन आर की जगह पर क्या रखेंगे, एम इंटू आर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एम एन ई अपान में एम आर प्लस में एम आर, ये वाला एन आर की जगह पर रख दिए। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में मान रख देना है, तो यहाँ पर लिख दें समीकरण समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए एम एम क्या है, कॉमन आ जाएंगे, तो एम कॉमन आ गया, तो एम कॉमन आ गया तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एन ई अपान में आर प्लस आर बचेगा। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपान में 2r। धारा का मान अधिकतम आ गया। ठीक है, धारा का मान क्या आ गया, ये अधिकतम आ गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक अभिसारी तथा अपसारी लेंस के फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है। यदि दोनों को संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख बनाइए। ठीक ना, क्या करना है, किरण आरेख बनाना है। तो यहाँ पर देखिए f1 ये क्या है, इससे बड़ा है। ठीक ना, f1 इज ग्रेटर देन f2, f1 इज लेस देन f2, f1 इक्वल टू f2। ठीक है, जो f1 है किससे बड़ा है, f2 से। एक बार f1 जो है f2 से छोटा है, एक बार f1 और f2 दोनों बराबर है। ये क्या करना है, किरण आरेख बनाना है। तो यहाँ पर देखिए अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस को ही कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को, और उत्तल लेंस में क्या होता है, f1 प्लस होता है। ठीक है, और अपसारी लेंस को अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी माइनस होती है। उसके बाद देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है ना फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। ठीक ना, तो 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा, और ये क्या करेगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, लस लेकर लगा लेंगे इसको। ठीक है, तो f2 माइनस f1 अपान में f1 इंटू f2 हो जाएगा। जो अपसारी लेंस है ये माइनस f2 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएं। ठीक है, तो माइनस 1/f2 हुआ है। अब देखिए f2 माइनस f1 अपान में f1 इंटू f2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखिए केस 1 में लेकर चलेंगे, यही फार्मूला। तो ये क्या आएगा, देखिए f1 इज ग्रेटर देन f2, जब f1 f2 से बड़ा होगा तो ये देखिए क्या होगा, जब f1 बड़ा हो मानेंगे, जब हम लोग f1 बड़ा मानेंगे तब f2 छोटा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिए हैं आपको, तथा तब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग 1/3 माइनस 1/2 मान लें, जैसे 1/3 क्या है, ये क्या है, ये f1 है, और जो 1/2 क्या है, ये आपका 1/f2 है। तो
जब हम लोग F1 बड़ा मानेंगे यानी कि 1/3 मानेंगे, -1/2, ये माइनस में है ये प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ल से लेकर लगाएंगे जब इसका, तो क्या हो जाएगा 3-2/6, 3×2 = 6, और यहाँ पर 3 एकम 3, 2 एकम 2 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 एकम 2 इधर आएगा, ठीक है, 2 एकम 2 इधर आएगा और 3 एकम 3 इधर आएगा, ठीक है। तो 2-3/4 आ जाएगा, अरे 6 आ जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1/6 बचेगा। कितना बचेगा, -1/6 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए -1/6 बचा है। इस दशा में फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो यह अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। अगर ये जो आपका आया है तो इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, जब F1 बड़ा होगा और F2 छोटा होगा तो इस दशा में आपका क्या होगा, इस दशा में फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तथा यह अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। यही नहीं बताना था कि F1 और F2 के बारे में बताइए। तो आगे चलते हैं हम लोग, F1 जब छोटा होगा और F1 जब बड़ा होगा उसके लिए क्या करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चित्र देख लेते हैं, ये F1 F2 का चित्र है, ठीक, अरे मतलब वो अभिसारी लेंस का चित्र है। तो ये आपका क्या है, अभिसारी लेंस है, ठीक ना। अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस, और ये अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस। तो इसी में आपको बना देना है, ये अपसारी लेंस है, और ये इस प्रकार से जो बनता है उभरा हुआ, ये कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। जो अपसारी लेंस होता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। किरण पीछे की ओर लाएंगे, वही फोकस जहाँ मिलेगी बन जाएगी, ठीक ना। ये जो आपकी फोकस जहाँ मिल रही है, जो ये जो फोकस आप जहाँ मिल रही है, ठीक है, तो वही जहाँ फोकस मिलेगी वही क्या हो जाएगी, बन जाएगा, ठीक है, वही फोकस बन जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर दूसरी पॉइंट है F1, जब F1 छोटा होगा F2 से, तो उस केस में क्या होता है, देखिए जब F2 का मान बड़ा रखेंगे तब F1 का मान छोटा, तब क्या होगा, तथा F1 का मान छोटा तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए F2, ये देखिए 1/2 माइनस में 1/3, तो F2 का मान क्या है, बड़ा है, 1/3 है, मतलब 3 है। यहाँ पर लिखिए ये F2 है 3 रखे हैं, और F1 जो है 2 है। तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर 3×6, इसको मतलब लसा लेकर गए, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 माइनस यानी कि 1/6 बचेगा, जो प्लस में, ये प्लस में बचेगा, ठीक ना। तो प्लस में बचेगा, देखिए फोकस दूरी धनात्मक होगी, अतः यह अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, यानी कि उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, ठीक ना। इसीलिए हम पहले लिख लिए थे उत्तल लेंस प्लस रहेगा, और अभिसारी जो अपसारी यानी कि अवतल लेंस है वो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपसारी लेंस है, ये आपका अपसारी लेंस है, और ये अभिसारी लेंस है, ठीक ना। अभिसारी लेंस किरणों को एकत्रित कर रहा है। तो यहाँ पर जो अभिसारी लेंस होता है ये क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है। अपसारी लेंस क्या करता है, फैलाता है। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है F1 = F2, यानी कि F1 किसके बराबर है, F2, दोनों बराबर हो तब क्या करना। उस केस में क्या होगा, जब F1 और F2 का मान बराबर होगा तो F1 जो F होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। F बराबर क्या होगा, 0 होगा। तब इस स्थिति में F दूरी अनंत मानी जाती है, यानी कि देखिए ये जो F1 है F2 है क्या है, ये मान लीजिए दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, ठीक ना। फोकस दूरी क्या होगी, इसकी अनंत होगी, बहुत दूर तक दिखाई देगा, अनंत रहेगा उसका मतलब, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 का अथवा, वो प्रश्न नंबर 7 था ये अथवा वाला, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए, अवयव के आधार पर, आवर्धन क्षमता के आधार पर। उसके बाद देखिए का कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या उपर्युक्त में किसी एक युक्ति को दूसरी युक्ति की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। अभी हम लोग पहले इसको देखते हैं, अवयव और आवर्धन क्षमता की आधार पर तुलना देख लेते हैं। खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त, यहाँ पर देखिए खगोलीय दूरदर्शी, यहाँ पर संयुक्त दूरदर्शी, ठीक ना। ये अवयव है, ये आवर्धन क्षमता के आधार पर है। तो अवयव के आधार पर जब करेंगे तो ये अभिदृश्यक, पहले देखिए यहाँ पर बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, लगा होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अवयव में अभिदृश्यक में क्या होता है, बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। उसके बाद अभिदृश्यक में इसमें देखिए क्या होता है, कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। नेत्रिका में देखिए जो होता है क्या होता है, देखिए
अवयव के हिसाब से जो खगोलीय दूरदर्शी नेत्रिका में क्या करता है, कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें उसी का उल्टा हो गया, इसका उल्टा होगा। कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, और इसमें नेत्रिका देखिए अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, बस उन्हीं दोनों का उल्टा हो गया, जिसमें ये इसका उल्टा है और ये वाला जो है इसका उल्टा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आवर्धन क्षमता के हिसाब से इसमें तुलना करेंगे आवर्धन क्षमता के हिसाब से। देखिए खगोलीय दूरदर्शी की अनंत आवर्धन क्षमता यानी कि m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान में एफ ई, ठीक ना। खगोलीय दूरदर्शी की अनंत आवर्धन क्षमता होती है। और देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अंतिम अंतिम आवर्धन क्षमता, अरे ये अनंत नहीं अंतिम, ठीक ना। खगोलीय दूरदर्शी की अंतिम आवर्धन क्षमता कितनी होती है, m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान में एफ ई होती है। और जो संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी की अंतिम आवर्धन क्षमता कितनी होती है, m इक्वल टू माइनस वी जीरो अपान में यू जीरो, या कह सकते हैं डी कोष्टक में डी एफ ई। ठीक है, तो ये आपकी इसकी अंतिम आवर्धन क्षमता होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें और कुछ पूछा है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या उपयुक्त में किसी एक युक्ति को दूसरी युक्ति की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कारण, खगोलीय दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है, जबकि सूक्ष्मदर्शी में निकट स्थित वस्तु को का आवर्धित करके देखा जाता है। ठीक ना, जो खगोलीय दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है और जबकि सूक्ष्मदर्शी में निकट स्थित वस्तु का आवर्धित करके देखा जा सकता है। अतः इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। जो ये होता है खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इनको क्या कर इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। प्रश्न नंबर 7 का ये अथवा था। ठीक ना, प्रश्न नंबर 7 का अथवा आपका खत्म हुआ। और देखिए प्रश्न नंबर 8 और 9 उसका अथवा भी बचा है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक ना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।